गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ डेफिनेशन पार्ट अपन देख रहे थे इनकम टैक्स में। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। कुछ टर्म जो बार बार यूज़ आएगी वो आपको समझनी है, ताकि जब अपन इनकम टैक्स स्टार्ट करें तो बार बार कन्फ्यूजन नहीं हो आपको कि इसका मतलब क्या हुआ है। 2 पॉइंट अपन ने पढ़े थे, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अपन ने कहा था इसमें 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, और इसका असेसमेंट ईयर था 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। हर असेसी प्रीवियस ईयर में अर्न करता है, असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स का पेमेंट करता है, उसमें इनकम को असेस किया जाता है। असेसी को कितनी अमाउंट पर टैक्स देना, कैसे देना, उसको असेसमेंट ईयर में डिफाइन किया जाता है। तो अपन कैलकुलेशन पार्ट तो जब अपने पास आएगा तब देखेंगे। अभी तो केवल अपने टर्म, क्योंकि अपन 100 बार यूज़ करेंगे असेसमेंट ईयर, 100 बार यूज़ करेंगे प्रीवियस ईयर। आपको ये समझ में आना चाहिए प्रीवियस ईयर मतलब सर ने बोला प्रीवियस ईयर मतलब 1920 की बात है, असेसमेंट ईयर मतलब 2021 की बात है। उस दिन अपन ने इनके एक्सेप्शन भी देखे थे। हर आदमी असेसमेंट ईयर में टैक्स देता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे, पर कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो अर्न भी प्रीवियस ईयर में करते हैं, टैक्स का पेमेंट भी प्रीवियस ईयर में करते हैं, कमाते भी प्रीवियस ईयर में, चुकाते भी प्रीवियस ईयर में। ऐसे लोग होते हैं जो या तो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, या उनको आउट ऑफ इंडिया से मतलब बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट पर्पस से या तो इंडिया छोड़ दे, या आउट ऑफ इंडिया से ही कोई कंपनी आई है यहाँ काम करके वापस चली गई है। कुछ अपवाद उसके लिखे हुए थे। कुछ ऐसे एसएससी जो अर्न प्रीवियस ईयर में करते हैं और टैक्स का पेमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही करते हैं। उसमें आपको एग्जांपल बताया था मैंने, नॉन रेजिडेंट को शिपिंग बिजनेस से इनकम। अब अगर कोई शिप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया आया, उसने यहाँ से कोई गुड्स लोड करी और वापस चला गया आउट ऑफ इंडिया, तो उससे टैक्स कब लेंगे? तो टैक्स लेने के लिए अपन फिर इंतजार करेंगे असेसमेंट ईयर में, तो जरूरी नहीं वो शिप वापस इंडिया आए असेसमेंट ईयर में। तो अपन फिर उनसे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में जितनी इनकी रिसिप्ट है, उस समय शिप की कितनी रिसिप्ट थी, उसका 7.5% अपन उसकी इनकम मान लेते हैं, और वो शिप इंडिया छोड़ेगा उसके पहले उसका टैक्स का पेमेंट कर देगा, फिर इंडिया छोड़ेगा। तो ये एक जनरल अपने मोटा मोटे तौर पे ऐसा अपवाद थे, जो 5 अपवाद आपको बताए थे। पहला, शिपिंग बिजनेस से इनकम नॉन रेजिडेंट को, कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ के फॉरेन शिफ्ट हो जाए, कोई पर्सन जिसने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया हो, ऐसे कोई क्लब या सोसाइटी जिनका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो या डिसॉल्व हो रही हो, या फिर अपन ने लास्ट पढ़ा था कि कोई टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी को एडजस्ट कर सकता है, तो उन लोगों से प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स मांग लिया जाता है। ये 5 अपवाद आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार देखें, जो कमाते भी प्रीवियस ईयर में और टैक्स का पेमेंट भी प्रीवियस ईयर में करते हैं। आपके थर्ड ईयर की बात करें तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है थियोरेटिकल, प्रीवियस ईयर डिफाइन करो, असेसमेंट ईयर डिफाइन करो और उसके एक्सेप्शंस लिखो, अपवाद भी लिखो। तो अपने पास तीनों पॉइंट हैं। प्रीवियस ईयर मतलब ये, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले कंप्लीट होने वाला मतलब प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 12 मंथ का पीरियड जिसमें इनकम असेस की जाती है, और उसके 5 अपवाद। ये मिलकर एक क्वेश्चन बनता है थ्योरी का कि साहब ये इसको डिफाइन करो। तो अगर कहीं थ्योरी में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन आया तो यही आता है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और उसके एक्सेप्शंस डिफाइन करो। तो अपने को ये थ्योरी पार्ट में ध्यान रखना है। बाकी ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर मतलब 1920, असेसमेंट ईयर मतलब 2021। ये 2 डेफिनेशन और 2 डेफिनेशन अपन और पढ़ रहे हैं, ताकि अपन जब इनकम टैक्स स्टार्ट करें तब ये वर्ड वापस बार बार समझाना नहीं पड़े कि सर ये इनकम टैक्स में ये वर्ड क्या है। एक पर्सन आएगा, एक डेफिनेशन असेसी, इसको बोलते हैं करदाता। असेसी मतलब करदाता। डेफिनेशन इसकी असेसी की इस तरह से है कि क्योंकि कई बार आपको मैं वर्ड यूज करूंगा असेसी, हर जगह वर्ड असेसी यूज आएगा, आप कहेंगे सर असेसी का मतलब तो बताते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपको अभी समझनी जरूरी है। असेसी मतलब जिस पर्सन को असेस किया जाए वो असेसी, जिस पर्सन को
असेस किया जाए वो असेसी, चाहे खुद की इनकम के लिए हो चाहे किसी दूसरे की इनकम के लिए, वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में वहाँ जा रहा हो। जो असेस किया जाएगा डिपार्टमेंट में वो असेसी, जिसको डिपार्टमेंट बुलाएगा, नोटिस देगा, जिससे बातचीत करेगा, जिसके साथ कम्युनिकेशन रहेगा, वो असेसी कहलाएगा। जरूरी नहीं वो अपनी इनकम पर टैक्स दे तो ही असेसी। हर आदमी जो अपनी इनकम पर टैक्स देता है वो तो असेसी है ही, कि साहब मैं अपनी इनकम पर टैक्स दे रहा हूँ, मैं तो असेसी हूँ ही। लेकिन अगर कोई किसी के बिहाफ पर प्रेजेंट हो रहा है तो भी असेसी है। उस समय आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये असेसी कैसे, ये तो इसकी तो इनकम ही नहीं। तो किसी दूसरे के बिहाफ पर प्रेजेंट होना भी असेसी। कोई आदमी आउट ऑफ इंडिया रहता है, उसने मुझे कहा कि आप इनकम टैक्स चले जाना, उसने मुझे ऑथराइज कर दिया, तो अब इनकम टैक्स में उस आदमी के लिए मैं ऑथराइज हो गया, तो डिपार्टमेंट के लिए मैं असेसी हो गया। किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में जो एजेंट होगा वो असेसी कहलाएगा। किसी की डेथ हो गई, उसका जो भी लीगल हायर्स वहाँ जाएगा वो असेसी कहलाएगा। कोई आदमी जिसको रिफंड लेना है, टैक्स नहीं लग रहा, रिफंड लेना है, तो भी असेसी। किसी के पेनल्टी लगी तो भी असेसी। कोई ट्रस्ट है तो उसके ट्रस्टी असेसी हो जाएंगे। मतलब जिनसे भी बात करेंगे, असेस करेंगे, जो भी प्रेजेंट होगा वो सब असेसी हैं। खुद की इनकम के लिए हो चाहे किसी दूसरे के बिहाफ पर प्रेजेंट हो रहे हो, वो असेसी कहलाएगा। माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड के जो पेरेंट्स होंगे, गार्जियंस होंगे, वो असेसी कहलाएंगे। तो असेसी के लिए जरूरी नहीं कि मेरे टैक्स लगे, मैं किसी के बिहाफ पे जा रहा हूँ तो भी असेसी कहलाएगा। ये आप ध्यान रखना। असेसी के लिए किसी भी हालत में अपने इनकम होना जरूरी नहीं, किसी के भी बिहाफ पर प्रेजेंट होना अपने आप को असेसी बनाएगा और वो असेसी ट्रीट किया जाएगा। असेसी वर्ड अपन कम से कम 100 बार यूज लेंगे, हर बार वर्ड ही एक ही असेसी के टैक्स लगता है, तो असेसी वर्ड बार बार यूज आएगा, आपको ध्यान होना चाहिए। असेसी मतलब जिसको असेस किया जाए, जो खुद टैक्स दे या किसी के बिहाफ पर टैक्स देने के लिए लाइबल हो, वो असेसी। ठीक है सर। किसी की डेथ हो जाए, अब आपके माइंड में आएगा क्या डेथ हो जाए तो भी टैक्स लिया जाएगा? तो डेथ हो जाए तो भी टैक्स है, आप ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर किसी की डेथ हो गई लेकिन उसकी डेथ होने से पहले जो उसने अर्निंग करी एक्स, इसकी डेट 1 मार्च को हो गई, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक जितना भी इसने अर्न किया है, इस पर तो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा ना। अब इसकी डेथ हो गई तो कौन देगा? तो जो इसके लीगल हायर होंगे वो उसका टैक्स चुकाएंगे कि ये लीगल हायर्स हैं, ये इसका टैक्स चुका रहे हैं। असेसी कौन कहलाएगा? वो लीगल हायर। आपके माइंड में बार बार ये प्रश्न आएंगे जो प्रैक्टिकल, क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपने को हो सकता है डायरेक्ट नहीं, पर आप ऑनलाइन में आप क्वेश्चन डाल दें कि सर ये ऐसा क्यों, या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया। अभी मैंने कहा माइनर चाइल्ड, तो माइनर चाइल्ड आपके माइंड में आएगा, क्या माइनर चाइल्ड का टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर किसी को भी एग्जम्प्ट कर देंगे तो एग्जम्प्ट करते ही फिर उनके घर में वही कमाएगा, फिर दूसरा तो कमा ही नहीं सकता। माइनर चाइल्ड को एग्जम्प्ट करते हो कैसे? हाँ, हमारे तो बच्चे ही कमाते, हम बड़े तो कमाते ही नहीं, जो भी इनकम है माइनर चाइल्ड की। तो अपने यहाँ पर टैक्स सबके लगता है, किसी को बाहर नहीं रखा हुआ है। आपको अपनी तरफ से लगेगा इनसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो अपने को लग रहा है वो अपने तक ही सीमित है। इनकम टैक्स में तो सब बराबर हैं, जो अर्न कर रहा हो टैक्स चुकाएगा, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो। अगर एग्जम्प्ट करना है तो इनकम टैक्स सेक्शन में लिखेगा कि सेक्शन 10, 11, 12 यहाँ एग्जम्प्ट है, वो नहीं लिख रहे हैं तो कोई एग्जम्पशन है ही नहीं टैक्स देने। तो ये क्वेश्चन बार बार उठते हैं दिमाग में और ये बार बार पूछे जाते हैं कि क्या डेथ हो जाए तो भी टैक्स देना है? तो डेथ होने से पहले पहले जितनी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। वो पर्सन तो आप दे नहीं सकता, लेकिन उसके बिहाफ पर उसके लीगल हायर देंगे। माइनर चाइल्ड कमा रहा है तो माइनर चाइल्ड टैक्स चुकाएगा। माइनर चाइल्ड की जितनी इनकम होगी उस पर माइनर चाइल्ड को टैक्स चुकाना है, ये आप ध्यान रखना। और एक वर्ड क्या बोला था अपन ने? आर्टिफिशियल पर्सन। कई बार ये भी वर्ड आता है बार बार, क्या भगवान के भी टैक्स लगता है? तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे किसी मंदिर के भगवान ही हो, अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भगवान के भी टैक्स है। ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर रखा हुआ है, क्योंकि जिनको बाहर रखेंगे फिर हिंदुस्तान है। ये तो सब समझदार लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए, उसका नाम है हिंदुस्तान। जहाँ पर टैक्स बचने की गुंजाइश होगी हर आदमी कोई न कोई गली निकाल लेगा। इसलिए भगवान पे भी टैक्स है कि भाई चाहे मंदिर पे भी कोई इनकम होगी तो अगर उनकी कोई एग्जम्पशन ट्रस्ट के रूप में आ गई है सेक्शन 10, 11, 12 में तो ठीक, नहीं आई है तो वो हर हालत में टैक्स देंगे। मंदिर भी अगर कोई अर्निंग करता है, कोई बिजनेस कर दिया तो मंदिर भी बिजनेस कर रहा है तो टैक्स लगेगा, चुकाएंगे। भगवान के भी टैक्स है अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो अपने यहाँ एग्जम्प्ट किसी को नहीं किया, ये आप ध्यान रखना। पर कई बार आपको लगेगा कि इसके तो नहीं लगना चाहिए, तो वो वहाँ तक ही अपने मन में ही रखना है। कहीं भी बाहर इनकम टैक्स में जो पढ़ें
वो फाइनल है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जहाँ आप दिमाग लगाएंगे गलत हो जाएगा। बिना दिमाग की इनकम टैक्स है कि साहब जो लिखा हुआ है वो ये है। इसमें अगर कहीं लिखा हुआ माइनर एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट है। हमने नहीं पढ़ा माइनर एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल है। हमने नहीं पढ़ा डेथ हो गई तो एग्जाम्प्ट है। तो जब तक नहीं पढ़ा तब तक टैक्स देना है, ये आप ध्यान रखना। पूरी इनकम टैक्स में जो चीज़ पड़ी हुई है वो ठीक और नहीं पड़ी हुई इसका मतलब वो वैसी की वैसी है, आप अपनी तरफ से उसको एग्जाम नहीं करते, बस ये ध्यान रखना। तो सर ये डेफिनेशन असेसी, कोई भी किसी भी कैपेसिटी पर टैक्स दे रहा है, असेस हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है तो असेसी कहलाएगा। जरूरी नहीं उसके इनकम हो, इनकम नहीं है तो भी असेसी हो सकता है बस। फिर एक वर्ड आता है पर्सन। पर्सन का मतलब है कि किस किस को पर्सन माना है, क्योंकि पहले तो पर्सन बनेगा तो असेसी में कन्वर्ट होगा। तो असेसी में जाने के लिए पहले आप किस में आने चाहिए? पर्सन। अगर वो आदमी पर्सन में ही नहीं है तो फिर इनकम टैक्स लागू ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पर्सन किसको कहते हैं? हर कैटेगरी में पर्सन को डिफाइन किया हुआ है कि साहब ये पर्सन। आप देखेंगे डेफिनेशन में तो भी लिस्ट बनी हुई। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में आप देखेंगे तो मेल, फीमेल, माइनर, मेंटली रिटार्डेड, पागल भी है कोई तो भी वो पर्सन है और उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो पर्सन में सबको शामिल किया, मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड पर्सन, सब पर्सन में आएंगे। क्योंकि जिसको वहाँ छोड़ा वो असेसी में नहीं आएगा। असेसी में नहीं आएगा तो इनकम टैक्स से बाहर हो जाएगा। तो अपन को हर हालत में पर्सन में सबको इंक्लूड करना। तो पर्सन की डेफिनेशन ही ऐसे, आप नोट्स में देखेंगे तो इंडिविजुअल में सब आएंगे। HUF हिंदू है विभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वर्ड सुना होगा, HUF भी पर्सन। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब पर्सन में है। आर्टिफिशियल पर्सन, किसी भी मंदिर के ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, चार भुजा जी, सबको टैक्स देना है क्योंकि वो सब पर्सन में है। इनके टैक्स लगेगा किस कंडीशन में वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ये सब पर्सन है और असेसी बनेंगे। तो अपने को पर्सन में उन सबको ध्यान रखना भी ये सब पर्सन में आते हैं और इन सब के टैक्स लगेगा और ये सब असेसी बनेंगे। ध्यान रह जाएगा आपको। पहली डेफिनेशन थी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसी और पर्सन। पर्सन में सबको शामिल किया हुआ है। इंडिविजुअल में जितने हो सकते हैं, मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड, सब इंडिविजुअल। HUF फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सब ट्रस्ट, आर्टिफिशियल पर्सन, सब पर्सन की डेफिनेशन है। और ये सब अगर अर्न कर रहे हैं तो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? असेसी। तो ये 4 पॉइंट तो बार बार मैं यूज करूंगा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन और असेसी। फिर एक इनकम आएगी एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि कहीं टैक्स फ्री वर्ड आएगा, टैक्स फ्री इनकम, तो वहां जनरली यूज आता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री। तो आपको ये भी अभी समझना है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ताकि कहीं भी टैक्स फ्री वर्ड आए तो आपके माइंड में आ जाए कि एग्रीकल्चर है तो टैक्स फ्री रहती है, पर एग्रीकल्चर होती क्या है। तो एक डेफिनेशन एग्रीकल्चर इनकम की है। तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है एग्रीकल्चर लैंड पर कोई एग्रीकल्चर वर्क करें, फिर जो इनकम हो वो एग्रीकल्चर इनकम लैंड इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में किसी लैंड पर एग्रीकल्चर वर्क करें तो होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर वर्क करें, ये आपको समझ में आना चाहिए कि एग्रीकल्चर वर्क का मतलब प्राइमरी वर्क है। खेत में आप देखेंगे प्राइमरी वर्क में तो कभी भी आपने देखा होगा तो खेत को जोतना पहले ट्रैक्टर से, फिर उसमें बीज डालना, फिर उसमें यूरिया, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब, वाटर, पानी डालना, ये सब प्राइमरी वर्क है खेती के लिए। कि साहब पहले खेत को जोतेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, फिर पानी पिलाएंगे, यूरिया डालेंगे, ये सब प्राइमरी वर्क है। अगर किसी जगह ये प्राइमरी वर्क हुए हैं तो उनसे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम और एग्जम्प्ट है। अगर प्राइमरी वर्क नहीं हुए, डायरेक्ट मैं जंगल में गया लकड़ी काट के लाया, तो जंगल में गया लकड़ी काट के लाया तो लकड़ी पेड़ उगा हुआ था, पेड़ ज़मीन पे उगा हुआ था, मैंने ज़मीन पे उगे हुए पेड़ को काटा, तो ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है क्योंकि पेड़ मैंने नहीं उगाया।
पेड़ों की भी खेती होती है, सागवान की खेती करते हैं तो पेड़ों की भी खेती होती है, लेकिन वो प्राइमरी वर्क तो होवे। कोई भी आप देखेंगे कई जगह घास उग जाती है, जंगल में जाते हैं, चारा काट के ले आते हैं, घास काट के ले आते हैं, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ मेहनत नहीं करी। प्राइमरी वर्क होना चाहिए तो इनकम एग्जम्प्ट है। अब वो आप करो या आप किसी से करवा लो, कोई जरूरी नहीं कि आप ही आपके खेत में काम करो। आपने किसी को किराए पर दिया, आपने किसी को पार्टनरशिप में रख लिया, कोई लेबर करेगा, किसी का लैंड होगा, किसी के पास पानी होगा, तो ये मिल के काम करेंगे तो भी एग्रीकल्चर इनकम सबकी। लेकिन वहाँ प्राइमरी वर्क होना चाहिए, आप करो चाहे आपके बिहाफ पर कुछ करो। तो प्राइमरी वर्क हो तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है जब तक एग्रीकल्चर फॉर्म में बिके। आपने गेहूं उगाए तो गेहूं उगाने तक गेहूं किसी भी रेट में बेचो एग्रीकल्चर। आपने उससे आगे कोई इंडस्ट्री लगा लिया, आपने आशीर्वाद आटे का प्लांट लगा लिया, उगाया तो गेहूं क्रॉप, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके आशीर्वाद आटा पैक कर लिया, तो गेहूं उगाना एग्जम्प्ट है। गेहूं पर जो बिजनेस एक्टिविटी कर ली वो एग्जम्प्ट नहीं, उसको बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। उसमें एक पार्ट एग्रीकल्चर का एग्जम्प्ट करेंगे, एक पार्ट जो बिजनेस का है उसको टैक्सेबल करेंगे। गन्ना उगाया किसी ने, गन्ना उगाया तो गन्ना उगा के बेच दिया जब तो एग्रीकल्चर, गन्ना उगा के फिर उसकी शुगर बना दी शुगर मिल ने, तो फिर शुगर एग्जम्प्ट नहीं है। उसमें से एक पार्ट एग्जम्प्ट होगा गन्ना उगाने तक का, उससे जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही टैक्सेबल हो जाएगी। तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम भी होती है जिसमें एक पार्ट एग्रीकल्चर का होता है, एक पार्ट बिजनेस का होता है। तो इसमें कई चीज़ें आ सकती, कोई भी खाने पीने की चीज़, मूंगफली उगाई, मूंगफली का ऑयल सेल किया, तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एक पार्ट एग्रीकल्चर है, एक पार्ट बिजनेस का है। चाय के बागान देखे होंगे, फिर उससे प्रोसेस करके चाय की पत्ती बनाते जो अपने घर में यूज़ करते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये तीनों पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि इसमें एक पार्ट तो ग्रोइंग का है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का है। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर वर्क के कारण हो तो एग्जम्प्ट है, उसके बाद अगर उस पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो टैक्सेबल है। तो कर मुक्त कहाँ तक है? टैक्स फ्री इनकम जो एग्रीकल्चर क्रॉप होवे वहाँ तक। उस क्रॉप को आप किसी भी फॉर्म में बेचो तब तक एग्जम्प्ट है। मैंने भुट्टे उगाए सपोज मेरे खेत में, मैंने उन भुट्टों को कहा भी जिसको चाहिए मेरे यहाँ आके ले जाए, तो हो सकता है मेरे 1 लाख रुपए के भुट्टे सेल हुए। मैं उसको मार्केट में लाके बेचता, 1.5 लाख रुपए में सेल होते। तो भुट्टा वही है, लेकिन मैंने अपने खेत पे बेचे 1 लाख में बिके। मैं उसको भिलवाड़ा बाजार में लेके आया 1,50,000 में बिके, दोनों एग्रीकल्चर इनकम। तो आप उसको उसी पोजीशन में कैसे भी बेचो, कोई भी प्रॉफिट लो, सब एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे ही आपने उसको फॉर्म चेंज कर दिया तो बिजनेस इनकम भी आ जाएगी, तो एग्रीकल्चर पार्ट ही एग्जम्प्ट होगा, बाकी का बिजनेस पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट अपने समझने लायक थे जो डेफिनेशन में है कि सर प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसी क्या होता है, ये पर्सन क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम या टैक्स फ्री इनकम क्या होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये टर्म आपके ध्यान में रहे ताकि क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करें, ये इनकम टैक्स जब भी स्टार्ट करें तो आपके माइंड में क्वेश्चन बार बार नहीं आए कि सर ये ऐसा क्या होता है। अभी भी आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएंगे वो इनकम टैक्स पढ़ते समय बार बार आएंगे कि सर मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लूँ, उसको एग्जाम करवा लूँ, मैं इनकम को अर्न करके कहीं चला जाऊँ, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। और आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास में इस क्वेश्चन को डाल दें कि साहब ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है। मैं उसको पढ़ाते समय साथ में ज्वाइन कर लूँगा कि साहब इसका ये आंसर है, अगर आपके कन्फ्यूजन है तो ध्यान रहेगा। कल अपन इनकम टैक्स स्टार्ट कर देंगे, पहला चैप्टर कल इनकम टैक्स का स्टार्ट करें, ठीक है।